साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, झांसी की रानी कविता के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने छठे पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। जो छात्र फर्स्ट पार्ट का वीडियो ना देखे हों वे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग 7वें पैराग्राफ से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 7वां पैराग्राफ। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी वन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। सबसे पहले कठिन शब्द देख लीजिए। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना करना, विकट भयंकर, फिरंगी मतलब होता है अंग्रेज, माया मतलब चाल, पैर पसारना मतलब होता है विस्तार करना, पलट गई मतलब बदल गई, काया मतलब शरीर, डलहौजी ये अंग्रेज गवर्नर जनरल था, पैरों ठुकराया मतलब किसी भी प्रकार का सम्मान ना देखना बल्कि ठोकर लगाना। ठीक, अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो झांसी के राजा जो गंगाधर राव के जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है और वो निसंतान मर जाते हैं तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उसने क्या किया, झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और वो लोग कैसे थे, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। कितना भी दीनतापूर्वक आप उनसे प्रार्थना करिए, अनुनय विनय करिए, कोई भी दीनतापूर्वक प्रार्थना करिए, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। विकट फिरंगी की माया, इस प्रकार से भयंकर अंग्रेजों की चाल चल रही थी। अंग्रेज अपनी कुटिल नीतियों के माध्यम से यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे। व्यापारी बन दया चाहता जब यह भारत आया। और जब ये व्यापारी के रूप में अंग्रेज हमारे भारत में आए थे उस समय वे भारतीयों की दया पर निर्भर थे। वे भारतीयों की दया पर ही निर्भर थे और चाहते थे कि यहाँ हमको व्यापार करने का थोड़ा सा मौका दे दिया जाए, हम भी घूम घूम करके यहाँ पर व्यापार करेंगे। इस प्रकार से ही वो उस समय शुरुआत में हमारे देश में आए थे। बाद में क्या हुआ, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। और जैसे ही इन लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग आपस में बटे हुए हैं, इन लोगों ने व्यापार करते हुए घूम घूम करके राजाओं की भी स्थितियों को जान लिया कि यहाँ के नवाब, यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो शासक हैं आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें फूट है और इस फूट को और बढ़ा दिया जाए तो हम लोग यहाँ पर राज कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ की स्थितियों को ये समझ जाते हैं तो जो डलहौजी था वो धीरे धीरे करके अपने राज्य का विस्तार करने लगता है और वो धीरे धीरे करके पूरे देश पर अपना शासन जमाने लगता है। अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य का उसने खूब विस्तार किया, बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर लिया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उसने तो बड़े बड़े नवाबों और राजाओं को भी पैरों तले रौंदा, अर्थात किसी को कोई सम्मान उसने नहीं दिया और सभी को अपने अधीन कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया। धीरे धीरे करके सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। आगे देखिए, दासी रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी मतलब ये कि जो लक्ष्मीबाई थी, जो वास्तविक रानी थी, वो अब क्या है, दासी बनी, अर्थात अंग्रेजों के अधीन हो गई हैं। जो झांसी की रानी थी, जो वास्तविक में रानी थी, जो वास्तव में रानी थी, वो अब क्या हो गई हैं, दासी बन गई हैं। किसकी, अंग्रेजों के अधीन हो गई हैं। अंग्रेजों के अधीन होने के कारण उन्हें यहाँ पर दासी कहा गया है। बनी यह दासी अब महारानी थी। और इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, जो दासी थी, वो अब क्या है, अब वो यहाँ हमारे देश की महारानी बन बैठी। विक्टोरिया हमारे देश की महारानी बन गई। इस प्रकार की कहानी बुंदेलों के मुख, बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से और वहाँ पर हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोगों के मुंह से हमने सुना था
कि वहाँ की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दों के भेष में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था, अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की। छात्रों, अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, इस पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वही कह रहे हैं कि छिनी राजधानी दिल्ली की, अर्थात भारत की जो राजधानी थी दिल्ली, उसे भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। लिया लखनऊ बातों बात मतलब बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने लखनऊ को भी अपने कब्जे में कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, और बिठूर के पेशवा बाजीराव को क्या किया इन लोगों ने, कैद करके बिठूर में रख दिया, बंदी बना करके बिठूर में बैठा दिया, तथा नागपुर पर भी हमला किया, और नागपुर पर भी इन्होंने घात लगाया, मतलब हमला किया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। दूसरे तरफ इसी हम देखते हैं इसी प्रकार से जो उदयपुर था, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि में भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। ये जितने भी छोटे छोटे राजाओं के शासकों के लोग थे वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सके, अर्थात इन सबको भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिंध पंजाब ब्रह्म मतलब वर्मा आदि प्रदेशों पर भी अंग्रेजों के शासन की बिजली गिर पड़ती है। वज्र निपात मतलब होता है बिजली का गिरना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जितने भी छोटे छोटे इस प्रकार से राज्य उस समय बने हुए थे, अर्थात राजाओं के जो छोटे छोटे अड्डे थे, इन सब पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही हाल बंगाल का था, मद्रास का भी यही, मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं, चेन्नई का भी हाल यही था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी राज्य थे, जो भी छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे, सब अंग्रेजों के धीरे धीरे अधीन हो जाते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से हम बुंदेलखंड के गवैयों से, जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले लोग थे, उनसे ये कहानी सुना करते थे कि जब ऐसी स्थितियां थीं, उसके बावजूद वहाँ की जो रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों से मर्दों के भेष में बहुत ही बहादुरी से के साथ संघर्ष किया था। आगे देखिए क्या होता है। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेबर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। रानी रोई रनिवासों में, अंग्रेजों के कब्जे पर रानियां रनिवासों में रो रही थीं। जो रानियां थीं, जो हिंदू शासकों की महिलाएं थीं, वो क्या रो रहे हैं, कहाँ रो रही थीं? अपने रनिवासों में। रनिवास मतलब क्या होता है? रानियों के रहने का जो स्थान है, वो वहाँ पर रो रही थीं। बेगम गम से थी बेजार, बेजार मतलब क्या होता है? परेशान होना। गम मतलब दुख। तो जो मुस्लिम महिलाएं थी, जो मुस्लिम शासकों की महिलाएं थी, बेगमें थीं, वो भी गम से अर्थात दुख से बहुत ही परेशान थीं, बहुत ही ज़्यादा वो भी परेशान थीं। उनके कपड़े, गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। ऐसा कहा जाता है कि इन सब शासकों को, जो भी अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे, उनके कपड़े और जो भी गहने होते थे वो बाजारों में बेच दिए जाते थे। एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर बताया जाता है कि कलकत्ते के बाजार में बेचते थे, बल्कि कलकत्ता ही न कहिए, जो भी उस समय बाजार हुआ करते थे, बाजारों में वो उनके कपड़े और गहनों को बेच दिया करते थे।
सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। सरेआम मतलब किसी भी प्रकार का जिनको भय ना हो, खुलेआम। नीलाम मतलब होता है, नीलाम छापते मतलब नीलामी के जो विज्ञापन होते हैं वो छापते थे। किसके अखबार? अंग्रेजों के अखबार। जो अंग्रेजी अखबार थे उसमें इस प्रकार के शासकों के जो भी अधीन हो जाते थे, शासक जो भी उनसे पराजित हो जाते थे, उनके जो भी गहने होते थे, कपड़े होते थे, वो साधारण बाजारों में बिका करते थे। कान नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नवलख हार। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो वो दिखाते हैं कि देखो नागपुर के जेवरों को आप साधारण मनुष्य भी अब यहाँ से ले सकते हैं, और लखनऊ के जो प्रसिद्ध नवलखे हार थे वो भी इस समय बाजारों में उपलब्ध थे। अर्थात जो शासक उसको प्रयोग किया करते थे, जो राजा प्रयोग किया करते थे, उनके सारे सामानों की बिक्री आम बाजारों में हुआ करती थी। आगे देखिए क्या होता है। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे देश की स्त्रियां थीं, महिलाएं थीं, उनके मान सम्मान को भी अंग्रेज क्या करते थे? ठेस पहुंचाने लगे थे। यूं पर्दे की इज्जत पर मतलब जो पर्दे में रहने वाले लोग थे, अर्थात महिलाओं की जो इज्जत जिसको लेकर के पर्दे में रखा जाता था, अर्थात शासकों के यहाँ जो पर्दे होते थे जिन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, अर्थात आम लोगों के बीच में नहीं निकलते थे, उन सब के मान सम्मान पर भी अब ठेस आने लगी थी। अंग्रेज उनको भी यहाँ पर देखते हैं कि उनको भी ठेस पहुँचाते हैं। इस प्रकार से कवित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के गवैये जो हर हर महादेव का नारा लगाने वाले वहाँ के लोग थे, इस प्रकार की कहानी सुनाते थे कि ऐसी स्थितियों के बावजूद वहाँ की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, मर्दों के समान अंग्रेजों से मुकाबला किया था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छात्रों, कुटियों में थी विषम वेदना। कुटियों मतलब झोपड़ी में, अर्थात जो आम लोग थे। विषम वेदना मतलब बहुत ही दुखी होना। महलों में आहत अपमान, आहत मतलब होता है घायल, अपमान मतलब अपमानित करना। तो देखते हैं हम कि एक तरफ जो कुटियों में रहने वाले लोग थे, जो साधारण लोग थे, जो आम जनता थी, वो भी अंग्रेजों से बहुत ही दुखी थी, और दूसरी तरफ महलों के लोग भी परेशान थे अंग्रेजों से। उनको इतना अपमानित किया गया था, उनको अंग्रेजों ने क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था। इसलिए सभी लोग उनसे परेशान थे, अंग्रेजों से। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग थे, उन्हें अपने पूर्वजों की वीरता का अभिमान था। उन्हें ये बोध था कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, और कभी भी हार नहीं मानते थे। इस प्रकार से उन्हें अपने पूर्वजों की वीरता का अभिमान था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नाना धुंधु पंत पेशवा थे वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध के सारे सामान एकत्रित कर रहे थे कि हम अंग्रेजों से जरूर संघर्ष करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगा के रहेंगे। और वहीं जो बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन, और बहिन छबीली अर्थात लक्ष्मीबाई। छबीली किसे कहा जाता था? लक्ष्मीबाई को। छबीली मतलब होता है बहुत सुंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब है कि जो बहन छबीली अर्थात लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी रणचंडी किसे कहा जाता है? काली को। जो युद्ध में एकदम भयंकर तरीके से युद्ध करने वाला योद्धा जो होता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि रणचंडी अर्थात लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। और आगे देखिए क्या होता है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। ये जो यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, जो 1857 की ये जो क्रांति होने वाली थी, ये तो होना ही था, और लोगों के बीच में इनके खिलाफ तो पहले से ही
विद्रोह था, बस उसमें चिंगारी लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, बस उसमें ज्योत जगाने की कोशिश करनी है। लव तो उसमें पहले से ही है, लोग पहले से ही विद्रोह करने के लिए उतावले हैं, क्योंकि सभी लोग परेशान हो चुके हैं। तो इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में बस उनको थोड़ा सा लोगों को उत्साहित करना था, उस लोगों को जगाना था, क्योंकि सोई ज्योति मतलब होता है जो लोग अभी सो चुके हैं अर्थात जागृत नहीं हैं, ऐसे लोगों को जगाने का काम इन सैनिकों ने किया। आगे देखिए, बुंदेलखंड के जो लोग थे इस प्रकार से कहानी सुनाया करते थे कि वहाँ की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों से बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। छात्रों, पहले इतना समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। महलों ने दी आग, जो ये महल थे, जो शासकों के रहने के स्थान थे, उन्होंने क्या किया, इस 1857 की क्रांति को आग का काम किया। उन्होंने इसमें थोड़ा सा आग लगा दिया। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, और झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग थे, गांव गिराव में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस आग को और धधकाया और स्थानों पर पहुंचाया, इसको विस्तार दिया। तो हम देखते हैं कि अमीर गरीब सभी लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो रहे थे। ये विद्रोह एक स्थान पर नहीं था कि झांसी में ही था, बल्कि और भी स्थानों पर इसकी चिंगारी पहुंच चुकी थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, और ये कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता का जो बोध हुआ था, ये ऐसे ही नहीं बल्कि मन से, अंतरतम से ये चिंगारी उत्पन्न हुई थी। सभी लोग इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिल्कुल ठान लिए थे कि हमको अब आज़ाद होना है, अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है, बल्कि हमको स्वतंत्र होना है। तो क्या किया गया, झांसी चेती मतलब पहले झांसी जागृत हुई, झांसी आगे आई, दिल्ली चेती, और दूसरी तरफ हम देखते हैं बहादुर शाह जफर जो उस समय दिल्ली में शासक थे, वो भी जब यहाँ से मेरठ से भाग करके सैनिक उनके पास जाते हैं कि आप हमारे देश के शहंशाह हैं, आप इस समय नेतृत्व करें, तो वो भी उस समय, जबकि वो बुजुर्ग थे, आगे आते हैं और नेतृत्व करने की भूमिका निभाते हैं। झांसी तो में हम देख ही रहे हैं, लक्ष्मीबाई हैं। उधर लखनऊ लपटें छाई थी, और लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल वहां पर नेतृत्व कर रही थी। मेरठ में मंगल पांडे की भूमिका अद्वितीय रही है, कानपुर में तात्या टोपे, और पटना में बहादुर कुंवर सिंह अपनी भूमिका बाखूबी निभा रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक जगह पर ये जो पूरा हमारा ये उत्तर भारत था, और ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, इसमें और साथ ही साथ पटना बिहार में भी इसकी लपटें बहुत तेजी से छा गई थीं। इन क्षेत्रों में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिवाद हो रहा था, विद्रोह हो रहा था। आइए आगे देखते हैं क्या होता है फिर। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, और जबलपुर जो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, और कोल्हापुर ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इन जगहों पर भी कुछ हलचल आई थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग भी थोड़ा सा सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़े थे। इस प्रकार से बुंदेलखंड के जो गवैये थे, बुंदेलखंड के लोग थे, झांसी की रानी के बारे में वो कहानी सुनाया करते थे कि वहाँ की जो रानी थी बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया था। आगे देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कई वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। ये जो स्वतंत्र 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, कई वीरवर आए काम मतलब कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था। नाना धुंधु पंत तांतिया, देखते हैं महान वीरों में नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, तात्या मतलब तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी को हम देखते हैं। और उधर पटना के जो 80 वर्ष के साथ एकदम बुजुर्ग थे कुंवर सिंह, 80 वर्ष की उम्र थी, उस समय भी इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। ये वीर सैनिक जो थे अंग्रेजों से उस समय मुकाबला कर रहे थे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे
जिनके नाम और भारतीय इतिहास में हमेशा इनका नाम अमर रहेगा। ये जो भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, 1857 की जब भी क्रांति की बात होगी, तो इन सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जब हम बात करते हैं, अर्थात जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को गद्दारी घोषित कर दिया कि ये लोग गद्दार थे। इन्होंने हमारे शासन के खिलाफ, हमारी सत्ता के खिलाफ गद्दारी किया है। जैसे आप देखिए, जब मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है कि सैनिक होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया है, और उन्हें गद्दार घोषित करके फांसी पर लटका दिया जाता है। इसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं, आज के समय में जब हम लोग इतने वर्षों बाद आज़ादी के देख रहे हैं, तो आज भी जो सम्मान हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए, जो हमारे शहीद महापुरुष हैं उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा यथोचित सम्मान इन सैनिकों को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ बुंदेलखंड के लोग जो थे वो बताया करते हैं थे कि झांसी की रानी बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से लड़ी थी। इसी कहानी को मैंने भी सुन करके ये कहानी लिखा था। छात्रों, आज का ये जो सेकंड पार्ट है यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप लोग उसका इंतज़ार करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।